अपना चैनल ज्ञानी फिजिक्स में। तो चलिए बच्चा लोग, आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बच्चा लोग, जिसका कि नाम है काइनामेटिक्स। जिसका कि नाम है बच्चा लोग काइनामेटिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके ऊपर पूरी फिजिक्स बेस्ड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में सीखने के लिए आप लोगों को। तो आप लोग एकदम माइंड को एकदम कूल एंड काम रखेंगे और इसको सीखेंगे और बहुत ही अच्छे से आप कॉपी और पेन निकाल लें और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को सिखाते जाऊंगा और आप लोग भी इसको नोट डाउन करेंगे और नोट्स बनाएंगे और आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी, आपको क्लास नोट्स मिल जाएगी आपको। और इसके जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स इस पे करवाऊंगा और इसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए आपको इस पे न्यूमेरिकल्स और उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे बच्चे लोग। तो देखिए, काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों को कैलकुलस के बारे में बेसिक नॉलेज जानने के लिए। कैलकुलस बोलने का मतलब मेरा कि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन की बेसिक नॉलेज और इंटीग्रेशन की बेसिक नॉलेज। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और इंटीग्रेशन जो हम करते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन वो। तो ये इनकी जो बेसिक नॉलेज है ये आपको होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सेपरेट वीडियोस बनी हुई है, डिफरेंशिएशन की अलग वीडियो और इंटीग्रेशन की अलग वीडियो। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है डिफरेंशिएशन के लिए और इंटीग्रेशन के लिए, वहाँ से जाकर के आप जो बेसिक्स हमें पढ़नी है फिजिक्स में जितनी ज़रूरी है उतनी तो कम से कम हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है। बाकी डिटेल में मैथ्स में आपको पढ़नी है, वहाँ पे आप सीखेंगे, उतनी हमें ज़रूरत नहीं है फिजिक्स में। लेकिन जो बेसिक्स हमें यूज़ है वो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो बेसिक्स डिफरेंशिएशन और बेसिक्स इंटीग्रेशन आप लोग सीखे होंगे। और हम लोग इसी के साथ जो है हमारा जो आज का लेक्चर है, हमारा जो आज का टॉपिक है काइनामेटिक्स, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे इसमें कि काइनामेटिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या सीखनी है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है काइनामेटिक्स। तो देखिए बच्चे लोग, काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स, काइना मतलब होता है मोशन, काइना मतलब मोशन, और मेटिक्स मतलब ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, व्हेन वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होती है उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती है, उसके पोजीशन के बारे में, उसकी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के बारे में, उसके रिलेटिव के बारे में, तो इन सब चीज़ों की जो बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके मोशन से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रिया होती है उनके रिलेटेड जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, उन सब के पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनामेटिक्स। उन सब के पढ़ाई के बारे में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं काइनामेटिक्स। तो स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज कॉल्ड काइनामेटिक्स। तो बेसिकली काइनामेटिक्स इज एन स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन मोशन, ठीक है। तो देखिए, काइनेमेटिक्स में हम लोगों को किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ाई करनी है। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हमें जाननी है बॉडी के पोजीशन के बारे में, बॉडी के पोजीशन के बारे में कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, बॉडी जो है मोशन में है। तो हम लोग पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं काइनेमेटिक्स में। दूसरी, अगर पोजीशन के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं काइनेमेटिक्स में, तो उससे रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट और उससे रिलेटेड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसमें पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, उसके बाद आता है एक्सीलरेशन। और जब हम लोग पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ लेंगे, तो मैं आप लोगों को उसके बाद लास्ट में पढ़ाऊंगा रिलेटिव मोशन के बारे में। रिलेटिव मोशन के ऊपर अलग से वीडियो, सेपरेट में वीडियो बनेगी रिलेटिव मोशन में, वो आप लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा रिलेटिव मोशन के बारे में, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी। तो इन सब ये जो 7 पॉइंट्स है, ये 7 पॉइंट्स, इनके बारे में आप लोगों को जाननी है
कि भाई ये 7 पॉइंट्स जो है, ये 7 टॉपिक्स जो है काइनेमेटिक्स में, इसको 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे और सीखेंगे धीरे धीरे कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो ये काइनेमेटिक्स फेज 1 है, पार्ट 1, काइनेमेटिक्स पार्ट 1 है। इसके बाद काइनेमेटिक्स पार्ट 2 आएगा जिसमें मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, फिर इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे और इस तरह से काइनेमेटिक्स फिर आगे हम लोग ले चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है पोजीशन। क्या है सबसे पहला टॉपिक? सबसे पहला टॉपिक है हमारा पोजीशन। तो मैं आप लोगों को थोड़ा आपकी याददाश्त को तेज करना चाहता हूं और याददाश्त आप लोगों को मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने जब वेक्टर पढ़ा था तो वेक्टर में आप लोगों को पढ़ाया था, वेक्टर उसमें पढ़ाया था मैं आप लोगों को पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो सेम चीज यहाँ पे है, वही उसी जो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पढ़ाया था वही पोजीशन है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि पोजीशन में मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि पोजीशन वो वाली जगह होती है जिस प्लेस को हम लोग ओरिजिन से डिफाइन करते हैं। पोजीशन इज दैट प्लेस विच वी डिफाइन फ्रॉम द ओरिजिन। पोजीशन इज दैट प्लेस which we define from the origin, जो कि हम ओरिजिन से डिफाइन करते हैं। वो जगह जो ओरिजिन से डिफाइन होती है वो क्या होती है? पोजीशन। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये हमारा ओरिजिन है और ये एक पोजीशन है पॉइंट ए, इसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो हम लोग एक पोजीशन डिफाइन करते हैं r1 वेक्टर। ये r1 वेक्टर क्या है बच्चों लोग? ये r1 वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? पोजीशन डिफाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। कहां से? ओरिजिन से। वो ओरिजिन से वो कितनी दूर पे है, वो ओरिजिन से वो कितनी दूरी पे है, ओरिजिन से वो कहां पे है। तो भाई वो ओरिजिन से कहां पे वो है? x1 और y1 दूरी पे है। वो x में x1 और y में y1 वो दूरी पे है। ठीक है, सिंपल, क्लियर। और बाकी चीजें तो आपकी वेक्टर में ही क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टाइम न गवाते हुए। चलिए, इसके बाद बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट में हम लोग जानते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे सपोज मान लीजिए कि एक टाइम t पे एक पार्टिकल जो है वो एक पोजीशन पे था, फिर टाइम t2 पे वो ही पार्टिकल जो है वो b पॉइंट पे चला गया। तो a पॉइंट पे उसकी कोऑर्डिनेट डिफाइन थी a1, b1 से, और टाइम t2 पे वो b पोजीशन पे चला गया तो उसकी कोऑर्डिनेट डिफाइन हो गई a2, b2 पे। तो इसी चेंज को, ये जो a से b पे चला गया, इसी चेंज इन पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज को डेल्टा से डिफाइन करते हैं, जिसको कि हम लोग देते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे देते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो कहां से कहां चला गया? a से b की तरफ। कहां से कहां चला गया? a से b की तरफ। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? d वेक्टर इज डिफाइंड एज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और कहां से कहां चला गया? a से b की तरफ। a से b की तरफ। तो देखिए बच्चे लोग, कहां से कहां चला गया? a से b की तरफ। तो a से b की तरफ चला गया तो a पे रखेंगे हम लोग और b की तरफ हम लोग एरो बना देंगे। तो ये क्या है आपका? d वेक्टर। क्या है ये बच्चे लोग? d वेक्टर। ठीक है, देखिए ये क्या है बच्चे लोग? ये आप लोग का है d वेक्टर। इसको मैं फिर से बना देता हूं। ये क्या है? ये है आप लोग का, ये है आपका d वेक्टर। ठीक है, ये क्या है? d वेक्टर। और d वेक्टर को कैसे दिया जाता है? d वेक्टर इज गिवन एज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। मैं इस पे आता हूं फिर से, तब तक देखिए आप लोग। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। सपोज मान लीजिए कि ये एक दो पॉइंट है, ये क्या है? एक दो पॉइंट है और इसके बीच में एक ऐसे ऐसे करके एक रास्ता बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके एक रास्ता बना हुआ है। तो अब बोलता है कि इस दो पॉइंट के बीच में A पॉइंट है ये और एक ये B पॉइंट है, इसके बीच में बोलता है एक सबसे छोटी सी दूरी,
सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां से यहां एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, यहां से यहां एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक निर्धारित डायरेक्शन में डिफाइन किया जाता है, निर्धारित डायरेक्शन में, इसका एक निर्धारित डायरेक्शन होगा, स्ट्रेट लाइन से डिफाइन करते हैं, इसलिए ये क्या होता है? इसलिए ये वेक्टर होता है। ये क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है बच्चों लोग, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये भी एक इसका डेफिनेशन होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा सा एडवांस है, जो कि 12th में आप लोगों को पढ़ना है, जो कि मैंने आप लोगों को वेक्टर में ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे एक समझ लीजिए कि एक रिवीजन के तौर पे वेक्टर में मैं आप लोगों को ये पढ़ाया था, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, जिसको कि हम लोग डी वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो देखिएगा यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऐसे R1 वेक्टर है, ये है R1 वेक्टर, ठीक है, और ये R1 वेक्टर ये है बच्चों लोग, है ना। और देखिए R1 वेक्टर है, और यहाँ देखिए, और ये क्या है? ये आपका डी वेक्टर है, ये आपका डी वेक्टर है ना, डी वेक्टर, ये आपका डी वेक्टर है, ये आपका डी वेक्टर है। तो देखिए दो वेक्टर है ट्रायंगल का इन सेम ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये आपका ये R2, ये आपका R2 वेक्टर, ये क्या है आपका? ये R2 वेक्टर है ना, ये आपका R2 वेक्टर, यही चीज है ना यहाँ पे। तो हम लोग इसको कैसे देते हैं? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? R2 वेक्टर प्लस माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर प्लस माइनस R1 वेक्टर लिख सकते हैं ऐसे, R2 वेक्टर प्लस माइनस R1 वेक्टर। तो देखिए मैं आप लोग को इसको समझाता हूं। यहाँ पे डी वेक्टर जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिखे हैं? R2 वेक्टर प्लस माइनस R1 वेक्टर, मतलब R2 वेक्टर प्लस माइनस R1 वेक्टर। मतलब देखिए यहाँ पे देखिए R2 वेक्टर कैसे हमारा? ऐसे, है ना। R2 वेक्टर कैसे हमारा? ऐसे, ये हमारा R2 वेक्टर, और R1 वेक्टर कैसे हमारा? ऐसे। तो हमारा माइनस R1 वेक्टर है, माइनस R1 वेक्टर, तो R1 वेक्टर कैसे हो जाएगा हमारा? ऐसे, माइनस R1 वेक्टर, ये क्या हो गया हमारा? माइनस R1 वेक्टर, माइनस R1। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो क्या देगा? हमारा डी वेक्टर। ये क्या देगा? हमारा डी वेक्टर। तो देखिए बच्चे यहाँ पे R2 वेक्टर को आप क्या डिफाइन करेंगे? OB वेक्टर। क्या डिफाइन करेंगे R2 वेक्टर को? OB वेक्टर। और इसको क्या डिफाइन करेंगे आप? R1 वेक्टर को, R1 वेक्टर को क्या डिफाइन करेंगे? OA वेक्टर। इसको क्या डिफाइन करेंगे आप? R1 वेक्टर को OA वेक्टर। ये आपको क्या है बताइए? OA वेक्टर, OA वेक्टर, ये क्या है आपको? OA वेक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं? अच्छा यहाँ देखिए, ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? डी वेक्टर क्या है? AB वेक्टर। डी वेक्टर क्या है? डी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? AB वेक्टर, AB वेक्टर। तो AB वेक्टर, R2 वेक्टर क्या है भाई? OB वेक्टर, OB वेक्टर माइनस, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, माइनस OA वेक्टर। तो ये एकदम स्टार पॉइंट है, ये देखिए AB वेक्टर, अगर AB वेक्टर लिखा हुआ है तो पहले ओरिजिन से B
लिखेंगे ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है ओपी वेक्टर माइनस ओक्यू वेक्टर, आपको अगर बोलता है कि डिफाइन द वेक्टर, डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर आपको बोलता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, तो आप क्या डिफाइन करेंगे? तो आप यहां से रिलेट करिए। अगर ए बी वेक्टर लिखा हुआ है तो पहले बी वेक्टर फिर ए वेक्टर, पहले बी वेक्टर फिर ए वेक्टर। तो पहले जो है उसको बाद में लिखना है और बाद में जो है उसको पहले लिखना है। तो पहले यहाँ पे क्या है? ओपी वेक्टर माइनस ओक्यू वेक्टर, दिख रहा है बच्चे? तो ये क्या हो जाएगा बताइए? क्यूपी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? क्यूपी वेक्टर, है कि नहीं? क्यूपी वेक्टर होगा ना, क्यू और पी। देखिए यहाँ पे ए बी वेक्टर, तो यहाँ क्या लिखे? ओ बी माइनस ओ ए। तो इसी तरह से यहाँ पे ओ क्यू ओपी वेक्टर है, तो पहले क्या लिखेंगे? ओपी माइनस ओ क्यू, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। देखिए ये सब चीज जो है 11th में, तो 11th तो हालांकि स्कूल की एग्जामिनेशंस होती है, तो स्कूल के एग्जामिनेशन में तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो बच्चे मेडिकल के एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन, जो ट्रिकी क्वेश्चन जो हैं, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जाते हैं। तो ये स्टार पॉइंट में मैं बताया हूं आपको, ये स्टार पॉइंट में अगर ए बी वेक्टर लिखा हुआ है, ए बी अगर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है, तो ए बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। आपको अगर दिया हुआ है ओपी वेक्टर माइनस ओक्यू वेक्टर, तो ये क्या है? क्यूपी वेक्टर है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? क्यूपी वेक्टर। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ओ आर वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, ओ आर वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? पी आर वेक्टर। क्या लिखेंगे हम लोग? पी आर वेक्टर। आ रही बात समझ में? क्या लिखेंगे हम लोग? पी आर वेक्टर। बाद में जो है उसको पहले लिखेंगे, पहले जो है उसको बाद में लिखेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये स्टार पॉइंट में है। ये जो कंपटीशन बेस्ड जो माइंडेड बच्चे हैं, जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो इस तरह की कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो है जो मेडिकल में खूब पूछे जाती हैं, तो आप लोग इसको स्पेशली जो है मेडिकल स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट हैं, ये सब जो ट्रिकी क्वेश्चन जो हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो ये कुछ नया है। चलिए, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो ये बच्चे, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स and it is represented with a straight line, and also the change in position vector is called displacement vector, and it is given as d vector is defined as r2 vector minus r1 vector। ठीक है, और अगर तुमको दिया हुआ है, अगर आप लोग को दिया हुआ है ab वेक्टर, तो वो कैसे डिफाइन होता है? ob वेक्टर माइनस oa वेक्टर। ठीक है, ob वेक्टर माइनस oa वेक्टर। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इस पे, ये क्वेश्चन है अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द एयर। उसका पोजीशन दिया हुआ है, यहाँ पे ओरिजिन है, उसका पोजीशन दिया हुआ है टाइम t1 पे, ए पोजीशन पे उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 4, 5, और बी कोऑर्डिनेट, बी पोजीशन पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, 7, 8। आपको बोलता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बोलता है आपको। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे? डेल्टा। डिस्प्लेसमेंट बोलता है डेल्टा, तो डेल्टा क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब डी वेक्टर निकालना है, क्या हो जाएगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो r2 वेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर में पढ़े हैं आप लोग, r1 वेक्टर को पहले डिफाइन करिए। r1 वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या लिखेंगे हम लोग? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। याद है ना सबको? याद है ना? हाँ, याद है सर, सबको, हम लोग को याद है। r2 वेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? r2 वेक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। बहुत अच्छा। अब बोलता है डी वेक्टर निकालने के लिए, तो डी वेक्टर क्या है? r2 माइनस r1। तो r2 में से r1 को घटा देना है, तो 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। में से माइनस कर देना है, में से माइनस कर देना है किसको? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप को।
ठीक है, तो ये क्या दे देगा आपको 6i कैप माइनस 3i कैप, क्या दे देगा 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4j कैप, क्या दे देगा 3j कैप प्लस 8k कैप माइनस 5k कैप, क्या दे देगा 3k कैप। ठीक है, अब d वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं तो क्या दे देगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 27, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 रूट 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 रूट 3। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल गया, ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट मिल गया। इस तरह से हम लोग अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पोजीशन दिए हुए हैं, अगर किसी के पोजीशन डिफाइन किए हुए हैं, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बोलता है निकालने के लिए, तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं विद द यूज ऑफ वेक्टर, विद द यूज ऑफ वेक्टर। चलिए बहुत अच्छा, विद द यूज ऑफ वेक्टर। अब देखिए बच्चे लोग विद द यूज ऑफ वेक्टर, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट a particle moves in a straight line such that its position at any time t is x is equals to tq plus 2t square plus 5. Find the displacement from t is equals to 1 second to 3 second. इसका डिस्प्लेसमेंट बोलता है निकालने के लिए। आपका पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में उनको पोजीशन दिया हुआ है किसी टाइम t पे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बोलता है t 1 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड पे। तो हम लोग को क्या करना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा निकाल देंगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या निकाल देंगे फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, मतलब हम लोग क्या निकाल देंगे डेल्टा, मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा बराबर चेंज, मतलब क्या हो जाएगा x at t is equals to 3 सेकेंड माइनस x at t is equals to 1 सेकेंड निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे सिंपल, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है x, तो हम लोग क्या करेंगे x at t is equals to 3 सेकेंड सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, x at t is equals to 3 सेकेंड हम लोग निकाल लेते हैं 3 सेकेंड पे। तो क्या है यहाँ पे बताइए, x वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5, तो बच्चे लोग ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा बताइए 27 प्लस 18 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा 50, ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, है ना। और एट x इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, कितना पे 1 सेकेंड पे, तो ये कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 का क्यूब 1 प्लस 2 इंटू 1 एंड प्लस 5, तो 5 प्लस 1 एंड 2 कितना आ जाएगा 8, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 50 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 42 इज इक्वल्स टू 42, ये आपको आ गया इज इक्वल्स टू 42, है ना, इज इक्वल्स टू 42। तो इस तरह से जो है छोटी छोटी न्यूमेरिकल्स जो है आप डिस्प्लेसमेंट के ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल्स जो है आप बना सकते हैं, न्यूमेरिकल्स जो है बना सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, देखिए डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, इसका ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आप लोगों को पता है 9th में भी आप लोग पढ़े हैं, ऐसा यूनिट जो है इसका मीटर में होता है, ठीक है, इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो है आप लोग इसको बना सकते हैं। चलिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आते हैं डिस्टेंस पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है डिस्टेंस है। तो भाई डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक बहुत ही सिंपल सा चीज है। डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं, द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड
डिस्टेंस, जो कि एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड होगा इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ। लेट अस सपोज कि ये देखो एक हमारा स्ट्रेट लाइन है और एक हमारा ऐसे करके पाथ दिया हुआ है, ऐसे करके पाथ डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? ऐसे करके एक पाथ डिफाइन है। तो ये क्या है भाई? ये हमारा बाबा एक्चुअल पाथ है, ACTUL एक्चुअल पाथ ही है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्चुअल पाथ। ऐसे रास्ता दिया हुआ है, ऐसे करके ऐसे रास्ता दिया हुआ है। तो इस रास्ते पे जो चल करके जाएगा और उसका जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा? हमारा डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस जो है वो इस रास्ते पे डिपेंड करता है। अब कोई बोलेगा कि भाई यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है? ये इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है? ये फाइनल पॉइंट है। ये क्या है? ये फाइनल पॉइंट है। ये फाइनल पॉइंट है। इसको बोलेगा कोई मेजर करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? ये कैसे मेजर होगा? कैसे मेजर होगा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, कैसे मेजर होगा? तो मेजर होगा ना सर, सिंपल है। मेजर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक लगाएंगे, कॉम्पास लेंगे, उसके अंदर पेंसिल डालेंगे। क्या करेंगे? कॉम्पास लेंगे, उसके अंदर पेंसिल डालेंगे, यहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे डालेंगे, और कॉम्पास को क्या करेंगे? मेजर एक स्केल ले लेंगे, उसमें 1 मीटर या सेंटीमीटर का ले लेंगे, और वहां से क्या करेंगे? कट करते चल जाएंगे, कट करते चल जाएंगे इक्वल पार्ट पे। क्या करेंगे? कट करते चल जाएंगे इक्वल पार्ट पे। इक्वल पार्ट पे हम लोग कट करते चल जाएंगे। क्या करेंगे? कट करते चल जाएंगे। तो n टाइम्स कट करेंगे विद कंपास, देन n लेंथ जो है वो क्या होगा? उसका डिस्टेंस हो जाएगा। n लेंथ क्या होगा? उसका डिस्टेंस हो जाएगा, है ना? डिस्टेंस तो ऐसे ही मेजर होगा। डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या करेंगे? कंपास से n टाइम्स वो कट कर लेंगे, उसको मेजर कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा? उसका डिस्टेंस हो जाएगा, उसका मेजरमेंट हो जाएगा डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस के लिए इतना ही याद रखना है कि द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है बच्चे लोग, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम 1 किलोमीटर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे, एंड 8 किलोमीटर, ठीक है, एक किलोमीटर, ठीक, 6 किलोमीटर फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है, एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 1 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बोलता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर बहुत चालाक है, बीच में क्वेश्चन गलत कर देता है कि सर फंस जाए, है ना। देखते हो बीच बीच में कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ गलत गलत डाल देता है कि बीच बीच में फंस जाता है। सर फंसने वाले हैं? सर फंसने वाले नहीं हैं, क्वेश्चन गलत है। तो क्या बोलता है? मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो भाई सिंपल है, एक आदमी जो है क्या करता है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है? पहला वो ट्रैवल करता है 6 किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर, मतलब फर्स्ट टाइम वो ट्रैवल करता है, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करता है वो 1 किलोमीटर, है ना, और सेकेंड टाइम वो ट्रैवल करता है फिर से 1 किलोमीटर, तो ठीक है ना भाई। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस पूछता है, टोटल डिस्टेंस पूछता है, डिस्टेंस सिंपल है, ये तो 8 क्लास का सवाल है। टोटल डिस्टेंस पूछता है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर बराबर कितना हो गया? 2 किलोमीटर। कितना हो गया? 2 किलोमीटर, है ना। कितना हो गया? 2 किलोमीटर। स्पीड से हमको क्या लेना देना है? अभी तो हमको स्पीड के बारे में कुछ करना नहीं है, स्पीड जब हम पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में जानेंगे। अभी हमें डिस्टेंस से मतलब है, तो डिस्टेंस सिंपल बोलता है 1 किलोमीटर पहले चला फिर 1 किलोमीटर बाद में चला, तो टोटल कितना चल लिया भाई? वो 2 किलोमीटर चल लिया। टोटल कितना चल लिया? 2 किलोमीटर चल लिया, ठीक है। चलो चलिए अब देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डायरेक्शन लेस होता है। क्या होता है? ये डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्शन लेस होता है, डायरेक्शन लेस होता है, इसलिए ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चे लोग?
इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। इसको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। इसको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ठीक है, कोई दिक्कत, डायरेक्शन लेस होता है। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं वी से, कैपिटल वी से या स्मॉल वी से, दोनों से डिफाइन होता है। कैपिटल वी से भी देखेंगे आप, स्मॉल वी से भी देखेंगे, तो वी से डिफाइन हो, वी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं डी से भी करते हैं, ठीक है, या और एक्स से भी करते हैं। हम लोग किससे करते हैं, डी से भी करते हैं, या हम लोग एक्स से भी करते हैं, या हम लोग और एस से भी करते हैं, एस से। ठीक है, तो यहां पे देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब v इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा क्या यहाँ पे है, डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब होता है चेंज, मैं स्टार्टिंग में बताऊं, डेल्टा मतलब चेंज। और डिवाइडेड मतलब क्या होता है, रेट। डिवाइडेड मतलब क्या होगा, रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ठीक है बच्चा लोग, तो वेलोसिटी दो तरह से डिफाइन किया जाता है, दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, तो VAVG, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, VAVG इज गिवन एज, VAVG इज गिवन एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या चेंज इन टाइम टेकन रहने दो, या टाइम टेकन। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टी, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, दूसरा है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी VINST। देखो VINST देखने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो सपोज मान लेते हैं कि ये एक कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, ये क्या कर रहा है, ये दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, ये दौड़ रहा है। ठीक है, ये दौड़ रहा है एकदम तेजी से। आपको क्या बोलता है, V इंस्टैन्टेनियस, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी बताना है। इंस्टैन्टेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोलता है कि भाई आप जो है इस इंस्टेंट पे उसको, इस इंस्टेंट पे आप जो है आप इसका वेलोसिटी बताओ। तो इंस्टेंट पे मतलब एक किसी इस पॉइंट पे बोलता है कि भाई बताओ। तो इस पॉइंट पे बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इस पॉइंट से जस्ट पहले, इस पॉइंट से जस्ट पहले, और इस पॉइंट से जस्ट बाद, इस पॉइंट से जस्ट पहले, इस पॉइंट से जस्ट बाद, मतलब जस्ट पहले और जस्ट बाद, मतलब इस छोटा सा चेंज, छोटा सा चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मतलब dx, छोटा सा चेंज मतलब dx, छोटा सा, एकदम छोटा सा dx पढ़े ना, छोटा सा, एकदम छोटा सा dx, और यही छोटा सा इस बीच में टाइम dt, छोटा सा टाइम dt,
इस इंस्टेंट पे जो हम निकालेंगे dx अपॉन dt, ये क्या होगा, v इंस्टेंटेनियस देगा। क्या देगा, v इंस्टेंटेनियस dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, v इंस्टेंटेनियस dx अपॉन dt, v इंस्टेंटेनियस dx अपॉन dt। इसलिए मैं आपको बोला था कि कि काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी dx अपॉन dt को क्या हम लोग बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। इसी हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन इज डिफाइंड एज एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज। एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वही एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज जो है आपको डिफरेंशिएशन बताता है, dx अपॉन dt। ठीक है बच्चों लोग, चलिए तो समझ में आ गया आपको वेलोसिटी क्या होती है, सब पढ़े हैं 9th क्लास में आप। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है चेंज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। ये कुछ नया है, dx अपॉन dt, ये क्लास 11th के लिए आपके लिए नया है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, इसको मन लगा करके एकदम समझ बूझ करके धीरे धीरे एकदम मस्त पढ़ेंगे, एकदम मन लगेगा, एकदम खूब पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो एकदम मन लगने वाला है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी है एकदम सिंपल सा। क्या है, पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम t इज गिवन एज, एक पोजीशन दिया हुआ है बॉडी एट टाइम t, क्या दिया हुआ है, x t³ प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5। एवरेज वेलोसिटी बोलता है t इज इक्वल टू 1 2 t 3 सेकंड निकालने के लिए। बहुत सुंदर, तो एवरेज वेलोसिटी बोलता है तो एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे, बहुत बढ़िया। तो एवरेज वेलोसिटी तो सिंपल है, v avg निकालना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय डेल्टा t। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो फाइनल पोजीशन हम लोग मतलब क्या निकालेंगे, x at t is equals to 3 सेकेंड माइनस x at t is equals to 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय डेल्टा t 3 minus 1। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे x at t is equals to 3 सेकेंड निकाल लेते हैं, 3 सेकेंड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5। आप इसको करेंगे तो आपको क्या देगा ये बच्चों लोग, ये होगा 27, ये प्लस 2 इंटू 9 प्लस 5, ये हो गया आपको 50, और प्लस x at t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालना है। तो ये आपको देगा 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये आपको दे देगा 8। तो बस वैल्यू पुट कर लीजिए, v avg निकालना है, v avg आपको निकालना है। तो v avg इज इक्वल टू 50 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 minus 1 is equals to 42 divided by 2 is equals to 21 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है और सिंपल सा न्यूमेरिकल है उस पे बेस्ड। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, इसलिए वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। चलिए मीटर पर सेकंड, तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था उसके ऊपर, मीटर पर सेकंड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्या बोलता है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट फॉर हाफ लेंथ इट ट्रैवल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इट ट्रैवल्स फॉर इक्वल टाइम विद 30 मीटर पर सेकंड एंड 40 मीटर पर सेकंड respectively. Find average velocity for the whole journey. पूरे जर्नी के लिए बोलता है ये एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। बहुत बढ़िया, एवरेज वेलोसिटी बोलता है निकालने के लिए। मतलब इसको हम लोग बनाते हैं,
ये क्या बोलता है, एक पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, such that for half length it travels with constant velocity 20 मीटर पर सेकेंड। एक पूरा एक लेंथ है, सपोज मान लीजिए उसका L, एक L लेंथ है, L हाफ लेंथ के लिए, हाफ लेंथ L/2 के लिए वो क्या करता है, 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। और एंड फॉर हाफ लेंथ, और बाकी हाफ लेंथ L/2 के लिए, वो L/2 के लिए वो इक्वल करता है वो 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड के लिए, 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड के लिए, ठीक है। तो आपको बोलता है वो निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी, क्या बोलता है वो, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं इसको। देखिए VAVG हम लोग जब इसका निकालेंगे तो देखिए इसमें VAVG एक्चुअली क्या है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये कुछ होता है, एवरेज वेलोसिटी का यही होता है ना। एवरेज वेलोसिटी का आप लेंगे जब हमने जो न्यूमेरिकल पढ़ा, अभी हमने जो पूरा फॉर्मूला पढ़ा, तो हमारा फॉर्मूला तो यही है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और ये क्वेश्चन कहता है द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट फॉर हाफ लेंथ इट ट्रैवल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और इसमें एक क्लू दिया हुआ है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, क्या करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करता है। तो देखिए ये बनाने के लिए तो मैं अभी इसको बना दूंगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये अभी इसलिए बीच में ये डाला हूं ताकि मैं आप लोग को ये समझा सकूं कि इसमें एक क्लू है, इसमें क्या है, इसमें एक क्लू है, ठीक है। तो इसमें एक क्लू है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है कि अभी ये क्वेश्चन जो हम लोग जितना अभी पढ़े हैं उस पे ये क्वेश्चन बनेगी नहीं, उसमें क्या है, ये क्वेश्चन बनेगी नहीं, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन जो है ये बनेगी नहीं। तो हमें क्या है, इसके लिए थोड़ी सी और जो है, थोड़ी सी और डिटेल में जो है और जानकारी जो है हमें इसमें लेनी होगी। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी, क्या होगी, बहुत ही आसानी से बन जाएगी, ठीक है बच्चे लोग, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं होल्ड करता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो मैं बताऊंगा, तब रिलेट करूंगा मैं और आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरह की क्वेश्चंस अगर आती हैं तो आपको कहां से क्लू पकड़ना है। अभी देखिए मैं यहाँ अंडरलाइन किया हूं, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, क्या है, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, और यहाँ बोलता है फाइंड एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कि चेंज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए, आगे क्या पढ़ना है हमें, स्पीड। आगे क्या है, स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मतलब स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड भी दो तरह का होता है, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पढ़ा है आप लोगों ने 9th क्लास में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड, सेम वही चीज, इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर मैं बात करूं, अगर एक लड़का है वो अगर दौड़ रहा है,
ठीक है। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलूँ उसका अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए तो एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस लूंगा dx और छोटे से टाइम के लिए dt, तो इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर मैं निकालता हूँ, स्पीड अगर इंस्टेंटेनियस निकालता हूँ, इंस्टेंटेनियस, तो यही लिखूंगा dx अपॉन dt। क्यों? क्योंकि अगर छोटे से, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए, बहुत ही छोटे से पार्ट के लिए क्या dx अपॉन dt होगा, सेम ही होने वाला है उसका मैग्नीट्यूड, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, छोटे से चीज के लिए dx अपॉन dt जो है बहुत छोटा सा पार्ट है, वो तो मैग्नीट्यूड सेम ही होने वाला है, तो सेम ही होता है ये dx अपॉन dt। वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सेम फॉर वेरी माइन्यूट, फॉर मैग्नीट्यूड, बहुत ही छोटे से मैग्नीट्यूड के लिए जो है ना, बहुत छोटे से पार्ट के लिए सेम होता है। तो इसी पे स्टार पॉइंट है हमारा, इसी पे स्टार पॉइंट है। क्या बोलता है स्टार पॉइंट? देखिए स्टार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो मैं आपको बताया। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? सेम होगा। वो क्या होगा बच्चों लोग? सेम होगा, है ना, वो सेम होगा। इसलिए आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाले, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। फर्क क्या हो गया कि वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा और स्पीड का वो डायरेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस वो स्केलर क्वांटिटी है और टाइम स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड डायरेक्शन लेस होता है। स्पीड क्या होता है? वो डायरेक्शन लेस होता है। ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर। ये क्या होता है? स्केलर। और वेलोसिटी क्या होता है? वो होता है वेक्टर। वो क्या होता है? वेक्टर। दूसरा देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैग्नीट्यूड और एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे लोग, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो कि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनता है तो सारा थ्योरी जो है ना एक जगह पे आके कंबाइंड हो जाता है। न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल जो है वो सब अलग अलग थ्योरी पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो आपको दे दिया जाएगा एग्जामिनेशन में जब आएगा। अभी तो ठीक है, आप सीख रहे हैं तो आपके लिए अलग अलग न्यूमेरिकल जो है वो पार्ट बाय पार्ट करके आपको सिखा दिया जाता है। लेकिन जब आप सब सीख लेते हैं तो एट अ ग्लांस आकर के एक न्यूमेरिकल कंबाइन करके आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है ताकि आपको नॉलेजफुल आप हुए कि नहीं हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेट लाइन जब है, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड है। मतलब आप स्पीड निकाले और आप वेलोसिटी निकाले तो बात बराबर है। आप वेलोसिटी निकाले या आप स्पीड निकाले वो बात बराबर है बच्चा लोग। इसको आप याद रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कोई दिक्कत? किसी तरह की कोई समस्या नहीं? कोई दिक्कत बच्चा लोग? कोई समस्या नहीं? तो चलिए देखिए, तो अब आते हैं यहाँ पे जो हमारा, तो ये समझ में आ गई, ये लाइन याद रहेगा आप लोगों को, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी याद रहेगा। तो अब आइए, अब ये क्वेश्चन बनाएंगे और अब मन लगेगा हमें ये क्वेश्चन बनाने में। देखिए यहाँ पे क्या है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये क्लू है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, और इस क्वेश्चन में बोलता है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला तो कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट वाला कोई चीज ही नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई चीज नहीं है डिस्प्लेसमेंट पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v एवरेज इज इक्वल्स टू, v एवरेज जो है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा बच्चे लोग, ठीक है ना। और एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन।
ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट फॉर हाफ लेंथ इट ट्रैवल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इट ट्रैवल्स फॉर इक्वल टाइम विद 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है वो फर्स्ट हाफ जो है वो t1 सेकेंड में मूव किया होगा और सेकेंड हाफ जो है वो इक्वल टाइम t और t में मूव किया होगा, है ना। तो ये टोटल डिस्टेंस मूव किया l और टोटल टाइम लिया होगा ये t1 प्लस t प्लस t, t1 प्लस t प्लस t, t1 प्लस t प्लस t। ठीक है बच्चों लोग, तो ये इस चीज को आप लोग बनाएं और कमेंट में आप लोग इसको सॉल्व करके और कोशिश करें कमेंट में बताने का। और इसके सॉल्यूशन के साथ जो है मैं एक्सेलरेशन जो है हमारा जो टॉपिक कुछ बचे हुए हैं इसके लिए मैं आगे का नेक्स्ट वीडियो मैं बना करके बहुत जल्दी जो है मैं इसको कोशिश करूंगा मैं इसको डाल दूं और आप इसको बनाएं और मुझे बताएं। और इसी के साथ जो है मैं इस काइनेमेटिक्स को मैं यहीं पे आज का जो ये वीडियो है इसको मैं स्टॉप करता हूँ। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मन लगा होगा आप लोगों को और इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है, याद रहना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू रखूंगा और इतना आप रिवीजन रखेंगे। ये काइनेमेटिक्स पार्ट 1 जो है ये लेक्चर कंटिन्यू में रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा ये काइनेमेटिक्स पार्ट 1 का कंटिन्यूशन में वीडियो बनेगा। ठीक है बच्चों लोग, चलिए थैंक यू वेरी मच। कितना देता हूँ